दिन नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आप सुन रहे हैं हरकारा पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उमर खालिद की जमानत याचिका की, जो उन्हीं जज के सामने है जो यूएपीए कानून की सख्त व्याख्या के लिए जाने जाते हैं। साथ ही चर्चा होगी चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के बड़े आरोपों की, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्हें आयोग के अंदर से ही मदद मिल रही है। हम उस सुनवाई पर भी नजर डालेंगे जब कोर्ट ने अदानी समूह से ही पूछ लिया कि क्या आपको यकीन है कि आपकी मानहानि हुई है। और बात करेंगे लगभग 2 साल बाद जेल से रिहा हो रहे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की। इसके अलावा हम आपको उत्तर प्रदेश की उस नवजात बच्ची की कहानी बताएंगे जो जिंदा दफना दिए जाने के बाद अब जिंदगी की जंग लड़ रही है। और जानेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए एक पर हमला, दोनों पर हमला वाले बड़े रक्षा समझौते के बारे में। और आखिर में एक नज़र डालेंगे भारत में हर 30 मिनट में बन रहे एक नए करोड़पति परिवार की कहानी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। जब राजनीतिक कार्यकर्ता उमर खालिद 19 सितंबर 2025 को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे, तो उनके भाग्य का फैसला जस्टिस अरविंद कुमार करेंगे। जस्टिस कुमार वही जज हैं जिनके आतंकवाद रोधी कानून यानी यूएपीए की जेल, जमानत नहीं वाली व्याख्या ने सीधे तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को प्रभावित किया, जिसमें खालिद और अन्य आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई थी। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस कुमार ने गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में 2024 का फैसला लिखा था। इस फैसले में यह कहा गया था कि पारंपरिक जमानत का सिद्धांत, जमानत नियम है, जेल अपवाद है, यूएपीए पर लागू नहीं होता है। यूएपीए की धारा 43(d)(5) का हवाला देते हुए जस्टिस कुमार ने निष्कर्ष निकाला था कि इस कानून के तहत जेल ही डिफ़ॉल्ट नियम है, जब तक कि एक सीमित समीक्षा में आरोपी के खिलाफ सबूत कमजोर न पाए जाएं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2 सितंबर 2025 के अपने आदेश में खालिद और अन्य को जमानत देने से इनकार करते हुए इसी गुरविंदर सिंह मामले का जिक्र किया था। खालिद और 17 अन्य लोग कथित बड़ी साजिश मामले में आरोपी हैं। पुलिस के अनुसार यह मामला 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक अन्य फैसला, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के ए नजीब 2021 मामला अलग दिशा दिखाता है। उसमें अदालत ने कहा था कि मुकदमे में देरी और लंबी सुनवाई पूर्व हिरासत जमानत देने के पक्ष में संतुलन बना सकती है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मिसाल को खालिद के मामले में लागू करने योग्य नहीं पाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि खालिद के खिलाफ सबूतों के मूल्य को कमजोर नहीं कहा जा सकता। यह इस तथ्य के बावजूद है कि मीडिया रिपोर्टिंग से पता चलता है कि यह मामला अनुमानों, अटकलों और मनगढ़ंत बातों पर बनाया गया है। सबूतों की कमी के कारण अभियोजन पक्ष को गुमनाम, संरक्षित गवाहों पर भरोसा करना पड़ा, जिन्होंने आरोपियों के खिलाफ लगभग एक जैसे बयान दिए। अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद खालिद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 9 महीनों तक उनकी जमानत याचिका एक बेंच से दूसरी बेंच में घूमती रही, लेकिन कभी सुनी नहीं गई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके लिए खालिद के वकील द्वारा मांगे गए स्थगनों को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं खालिद के वकीलों का कहना था कि स्थगन का कारण मामलों को नियमों के खिलाफ जस्टिस बेला त्रिवेदी को सौंपने की चिंता से संबंधित था। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने के बाद खालिद निचली अदालत लौट आए, जहां मई 2024 में उनकी जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी गई। निचली अदालत में खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने दलील दी थी कि जिस भाषण के आधार पर एफआईआर हुई, उसमें कोई आपराधिकता नहीं थी। पुलिस ने महाराष्ट्र के अमरावती में दिया गया केवल एक भाषण पेश किया, जो दंगों से एक हफ्ते पहले और दिल्ली से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर दिया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर भारत के चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों की रक्षा करने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि उनके पास कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों को साबित करने के लिए सबूत हैं। उन्होंने कहा, मैं ब्लैक एंड व्हाइट में सबूत दिखाने जा रहा हूं। गांधी ने यह भी दावा किया, हमें अब चुनाव आयोग के भीतर से मदद मिलना शुरू हो गया है।
हमें अंदर से जानकारी मिल रही है और यह प्रक्रिया रोकने वाली नहीं है। गांधी का आरोप था कि देश भर में सुनियोजित तरीके से करोड़ों मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड कटवाए जा रहे हैं, खासकर दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी और आदिवासी समुदायों के, जो विपक्ष को वोट देते हैं। उन्होंने कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया, जो कांग्रेस का मजबूत गढ़ है, जहां 6,000 से ज्यादा वोटों को मतदाताओं की जानकारी के बिना हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि वहां की एक बूथ स्तर की अधिकारी ने देखा कि उनके चाचा का वोट डिलीट हो गया है। जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि वोट पड़ोसी के नाम से हटाया गया, जिसने ऐसा कोई आवेदन नहीं किया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए एक केंद्रीकृत सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इसके लिए सॉफ्टवेयर के जरिए ऑटोमेटेड आवेदन दायर किए गए। इन आवेदनों में कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए गए। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधे तौर पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में 18 पत्र चुनाव आयोग को भेजे हैं, लेकिन आयोग जानकारी नहीं दे रहा। उन्होंने चुनाव आयोग से एक हफ्ते के भीतर इन फोन नंबरों और ओटीपी से जुड़ा डेटा सार्वजनिक करने की मांग की। दिलचस्प है कि राहुल गांधी आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे थे, लेकिन उसके बचाव में सबसे पहले भाजपा सामने आ गई। पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी भारतीय संवैधानिक संस्थाओं, जैसे चुनाव आयोग, को कमजोर करने का एजेंडा चला रहे हैं। कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण पर आधारित है और आज कमजोर होकर बिखर रही है। बाद में चुनाव आयोग ने भी जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी के सभी आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। आयोग के अनुसार, जनता का कोई भी सदस्य ऑनलाइन किसी भी वोट को डिलीट नहीं कर सकता और किसी भी वोट को हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। अदालत ने अदानी ग्रुप के बारे में खबरें और पोस्ट हटाने वाले आदेश को रद्द किया। दिल्ली की एक अदालत ने 4 पत्रकारों, रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, अयस्कांत दास और आयुष जोशी, पर लगाए गए उस एकतरफा आदेश को गुरुवार को रद्द कर दिया, जिसके तहत उन्हें अदानी समूह से जुड़े कथित मानहानिकारक लेखों और वीडियो को प्रकाशित करने से रोक दिया गया था। लाइव लॉ के अनुसार, जिला जज आशीष अग्रवाल ने कहा कि ये लेख लंबे समय से सार्वजनिक डोमेन में हैं और निचली अदालत के जज को आदेश देने से पहले पत्रकारों की बात सुननी चाहिए थी। जज ने कहा, यदि बाद में ये पाया जाता है कि ये लेख मानहानिकारक नहीं है, तो उन लेखों को जिन्हें पहले ही हटाया जा चुका है, दोबारा बहाल करना संभव नहीं होगा। आपको बता दें कि 6 सितंबर को रोहिणी कोर्ट के एक जज ने यह एकपक्षीय आदेश दिया था, जिसके आधार पर 16 सितंबर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कई मीडिया संस्थानों को अदानी ग्रुप से जुड़े वीडियो और पोस्ट हटाने के लिए कहा था। अब जिला अदालत के इस फैसले से उन 4 पत्रकारों को राहत मिली है। इसी मामले में पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए एक अन्य अदालत ने टिप्पणी की कि कंपनी खुद इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं दिख रही है कि उसकी मानहानि हुई है या नहीं। रोहिणी अदालत के जिला न्यायाधीश सुनील चौधरी ने अदानी कंपनी से पूछा, क्या आपके शेयर गिरे? आप किस तरह की राहत मांग रहे हैं? आपको खुद ही यकीन नहीं है कि यह मानहानिकारक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 1984 भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े मामलों का निस्तारण ट्रायल कोर्ट जल्द से जल्द करें। अदालत ने टिप्पणी की कि मामलों को 40 साल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। साथ ही हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों की सुनवाई कर रही ट्रायल अदालतों को आदेश दिया कि वे रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से इस अदालत को हर माह रिपोर्ट भेजें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जमानत दे दी है। वे 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आएंगे। ये राहत उन्हें रामपुर के क्वालिटी बार जमीन से जुड़े एक केस में मिली है। यह मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ था, लेकिन आजम खान का नाम इसमें 2024 में जोड़ा गया था। आजम खान को एक हफ्ते में ये तीसरी बड़ी राहत मिली है। 16 सितंबर को उन्हें एक अवमानना मामले में बरी किया गया था और 10 सितंबर को डूंगरपुर मामले में जमानत मिली थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिंदा दफनाई गई एक 20 दिन की बच्ची अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची का पता तब चला जब एक चरवाहे ने मिट्टी के एक टीले के नीचे से हल्के रोने की आवाज़ सुनी और एक छोटा सा हाथ मिट्टी से बाहर निकलते देखा। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने आकर बच्ची को बाहर निकाला। बच्ची का इलाज शाहजहांपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि शिशु जब लाया गया, वो गंदगी से सनी हुई थी और सांस लेने के लिए हौंफ रही थी क्योंकि उसके मुंह और नाक में मिट्टी चली गई थी। उन्होंने कहा, उसकी हालत गंभीर थी। उसमें हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी के लक्षण दिख रहे थे। उसे कीड़ों और किसी जानवर ने भी काटा था। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और उसे संक्रमण हो गया है। डॉक्टरों की एक टीम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस बच्ची के माता पिता का पता लगाने की कोशिश कर रही है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा
समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे अमेरिका और इजरायल के लिए एक संकेत माना जा रहा है कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए गठबंधनों में विविधता ला रहा है। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया, हमें उम्मीद है कि यह हमारी निवारक क्षमता को मजबूत करेगा। एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। इस समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रियाद में हस्ताक्षर किए। ये समझौता कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इजरायली मिसाइल हमलों के एक हफ्ते बाद हुआ है, जिससे खाड़ी देशों में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दशकों से घनिष्ठ रक्षा साझेदारी रही है। ये समझौता उन योजनाओं के बाद आया है जब रियाद अमेरिका के साथ एक रक्षा संधि की उम्मीद कर रहा था, जो 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद पटरी से उतर गई। केरल हाल के महीनों में एक दुर्लभ लेकिन घातक बीमारी से जूझ रहा है, जिसने 19 लोगों की जान ले ली है। इसका कारण है नेग्लेरिया फाउलरी नाम का एक सूक्ष्म परजीवी, जिसे आमतौर पर ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। ये प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस पम नामक स्थिति का कारण बनता है, जो एक दुर्लभ लेकिन लगभग हमेशा घातक मस्तिष्क संक्रमण है। इस संक्रमण से 98% से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इस साल राज्य में 70 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। यह अमीबा तालाब, झील, नदी जैसे गर्म ताज़े पानी में पाया जाता है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार यह निगलने पर बीमारी का कारण नहीं बनता, लेकिन जब पानी नाक में प्रवेश करता है तो परजीवी मस्तिष्क में जा सकता है। बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जो बुखार सिरदर्द से शुरू होकर दौरे और कोमा तक पहुंच जाती है और हफ्ते 2 हफ्ते में मौत हो जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि रोकथाम ही सबसे अच्छा बचाव है, इसलिए रोके हुए या गंदे पानी में तैरने से बचना चाहिए। देश में पिछले 4 वर्षों के दौरान हर 30 मिनट में $1 करोड़पति परिवार जुड़ा है। ऐसे परिवार, जिनके पास कम से कम 8.5 करोड़ रुपये की संपत्ति है, उनकी संख्या 2021 में 4.58 लाख से लगभग दोगुनी होकर 2025 में 8.71 लाख हो गई है। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार यह आंकड़ा देश में लगातार बढ़ती आय असमानताओं को भी दर्शाता है। महाराष्ट्र 1,78,600 करोड़पति परिवारों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है, जिसमें अकेले मुंबई में 1,42,000 परिवार हैं। शहरों में दिल्ली दूसरे और बेंगलुरु तीसरे स्थान पर है। करोड़पति परिवारों में इस वृद्धि को मजबूत शेयर बाजार और सोने की बढ़ती कीमतों से समर्थन मिला है। निफ्टी 2021 और 2025 के बीच लगभग 70% चढ़ा, जबकि सोने की कीमतें दोगुनी से भी ज़्यादा हो गईं। अपनी इस प्रभावशाली गति के बावजूद भारत में करोड़पति परिवारों की आबादी चीन के 51 लाख करोड़पति परिवारों की तुलना में काफ़ी कम है। अब बात करते हैं विचारक जीएन देवी के एक लेख की। देवी लिखते हैं कि लंबे समय से रुकी हुई जनगणना अगले साल शुरू होगी। उनका मानना है कि इस देरी का संबंध संसद में सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया को तेज करने से हो सकता है, जो 2029 के चुनावों से पहले शुरू हो सकती है। इस संदर्भ में देवी 3 महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। पहला सवाल जातिगत जनगणना से जुड़ा है। क्या यह विमुक्त और घुमंतू जनजातियों DNTS की सही गिनती कर पाएगी? ये वे समुदाय हैं जिन्हें औपनिवेशिक काल में कुख्यात 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत समाज से अलग कर दिया गया था। देवी के अनुसार इसके लिए जनगणना में एक अलग सवाल जोड़ने की जरूरत है। दूसरा सवाल धर्म के आंकड़ों पर है। देवी कहते हैं कि कई परिवार बहुधार्मिक होते हैं और आदिवासियों को अक्सर गलत तरीके से हिंदू या ईसाई के रूप में गिना जाता है, जो उनकी असल पहचान को छुपाता है। तीसरा, भाषा के वर्गीकरण पर सवाल है। पिछली जनगणना में 1369 मातृभाषाओं को केवल 121 भाषाओं में समेट दिया गया था, जो अवैज्ञानिक है। उदाहरण के लिए, भोजपुरी जैसी बड़ी भाषा को हिंदी की उपभाषा बता दिया गया। देवी चेतावनी देते हैं कि अगर जनगणना का इस्तेमाल एक धर्म और एक भाषा को बढ़ाने के लिए किया गया, तो जनगणना आयुक्त चुनाव आयुक्त से अलग नहीं दिखेंगे। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी जरूर भेजें। मिलेंगे हरकारा के अगले एपिसोड के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर X पर भी पा सकते हैं। नमस्कार। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।